students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ काप्लान और आज हम पढ़ेंगे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है. Investment property. So investment property is a property that is held by the business. Most important thing is held by the business. But for what? क्या purpose के लिए? So it is held by the business either to gain capital appreciation, ठीक है, either टू गेन कैपिटल एप्रिसिएशन, मैं बताती हूं इसका क्या मतलब होता है, और टू अर्न रेंटल्स. सो बेसिकली एक एंटिटी जिसका कोर बिजनेस तो लेट्स सपोज कुछ और है, कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसने सिर्फ अपने पास या तो रखी है टू गेन कैपिटल एप्रिसिएशन. मतलब उसकी जो लेट्स से उसके पास एक लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट. तो उसने रखी है सिर्फ लैंड की जो मार्केट वैल्यू है उसके इंक्रीज होने के लिए, दैट्स इट. और जब लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वो उसको बेच देगा. ओके तो इसको क्या बोलते हैं, विच इज हेल्ड बाय द बिजनेस आइदर टू गेन कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स. उसने या तो एक बिल्डिंग रखी है अपने पास ऐसे ही, क्यों, रेंट कमाने के लिए, ऑल्दो उसका कोर बिजनेस कुछ और है, ठीक है, कोर बिजनेस उसका कुछ और है, इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रखी है अपने पास टू जस्ट टू अर्न रेंटल्स और टू गेन कैपिटल अप्रिसिएशन. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर नॉट यूज्ड बाय द एंटिटी, दे are not used by the entity for the operations. ठीक है, for the operations में इसको यूज नहीं करती कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी पे एक फैक्ट्री खड़ी कर दी और फिर फैक्ट्री पे प्लांट लगा दिया और प्लांट से क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो ऑपरेशंस के लिए नहीं होती है, राइट. तो जो ऑपरेशंस वाली बिल्डिंग होती है, जो ऑपरेशंस वाली फैक्ट्री होती है, वो किसके हिसाब से होती है, वो होती है IAS 16 के हिसाब से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये तो अलग प्रॉपर्टीज हैं जिसको क्यों रखा है बिजनेस में, आइदर टू गेन कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स, दैट्स इट. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे होगा इसका. सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है, दो मेजरमेंट होता है, दो टाइप का. एक तो हो गया इनिशियल मेजरमेंट एंड अनदर वन इज व्हाट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट. अब इनिशियल मेजरमेंट किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट मॉडल पे. सो इसका मतलब जो भी उसकी कॉस्ट थी, द कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस accumulated depreciation. तो ये हम किस में करते हैं, ये हम IAS 16 के कॉस्ट मॉडल में ही तो करते हैं. IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका कॉस्ट मॉडल भी यही बोलता है, जो भी कॉस्ट है एसेट की उसमें से उसका accumulated depreciation माइनस कर दो, दैट्स इट. ओके सो अगर उस इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होना चाहिए, कॉस्ट मॉडल पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का. और कॉस्ट मॉडल क्या होता है, कैसे क्या होगा कॉस्ट मॉडल में, जस्ट लाइक IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है. अब आ जाते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट. अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में कंपनी के पास, एक बिजनेस एंटिटी के पास दो ऑप्शंस होते हैं. आइदर इट कैन गो फॉर कॉस्ट मॉडल, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज इट कैन गो फॉर कॉस्ट मॉडल. सो अगर इट इज गोइंग फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉस्ट मॉडल देन इट हैज टू डू दैट एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आता है, IAS 40. ठीक है. अब अगर वो उसके पास दूसरा मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू मॉडल. तो या तो वो कॉस्ट मॉडल चूज कर सकता है या फिर वो फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर सकता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में, बट उससे पहले लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड और अ बिल्डिंग हेल्ड
to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use by the entity or for sale in the ordinary course of business. Owner occupied property is excluded from the definition of investment property, so these properties are not used by the entity in general operations. ठीक है, जनरल ऑपरेशंस के लिए उनको नहीं यूज किया जाता. These could be spare properties rented out to third parties or specifically bought in order to profit from a gain in value. ठीक है, उसकी वैल्यू में जो गेन होगा सिर्फ उस पे प्रॉफिट कमाने के लिए उनको रखा गया है बिजनेस में. ओके, सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल. ठीक है, सो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट मॉडल पे होगा. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट इन लाइन विद IAS 16. और IAS 16 में हम कॉस्ट मॉडल कैसे करते हैं? सिंपल, जो भी उसकी कॉस्ट है. अब कॉस्ट में अलग अलग टाइप की कॉस्ट आती है, तो आपको पता ही है. परचेज कॉस्ट अलग होगी, और कौन सी कॉस्ट होती है? परचेज कॉस्ट हो गई, फिर हो गई जो प्रॉपर्टी है उसको प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर करी, लीगल कॉस्ट हो गई, स्टैंपिंग कॉस्ट हो गई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गई, बोरोइंग कॉस्ट हो गई. ठीक है, सो ये सारी कॉस्ट एज यूजुअल जो भी उस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदने के टाइम पे जो भी एज इट इज कॉस्ट लगी थी वो सारी की सारी लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. राइट, यही करते हैं हम IAS 16 में भी, तो यहां पर भी यही करना है. अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो ऑप्शंस है, आइदर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल. इफ फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट cost model is opted, then the asset should be accounted for in line with the cost model laid out in IAS 16. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम फेयर वैल्यू मॉडल पे. ठीक है, अब फेयर वैल्यू मॉडल क्या बोलता है? सो फेयर वैल्यू मॉडल ये बोलता है कि इफ द एंटिटी चूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल, फर्स्ट थिंग इज एंटिटी को क्या करना है? एवरी रिपोर्टिंग एंड पे, एवरी रिपोर्टिंग पीरियड पे उसकी फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना है. क्या करना है? फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना है एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड, एट ईच रिपोर्टिंग एंड और ईच रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब अगर वो इस मॉडल के हिसाब से जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब अगर उसका पहला अकाउंटिंग पीरियड है या उसका फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, लेट्स सपोज 1 Jan 2001 से लेके 31 December 2001. ठीक है, ये इसका पहला अकाउंटिंग पीरियड है. अब इस पहले अकाउंटिंग पीरियड में मान लो इसने इनिशियली तो उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर 31 December 2001 को वो बोलता है कि वो फेयर वैल्यू मॉडल अब से उस एसेट को या वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको वो फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करेगा. तो अब उसको उसकी फेयर वैल्यू हर साल हर रिपोर्टिंग डेट पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी. मतलब 2002 में भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, 2003 में भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, 2004 में भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी. तो हर रिपोर्टिंग पीरियड पे कंसिस्टेंटली फेयर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है, अब फेयर वैल्यू को डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो ये फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना है उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड होता है जिसको बोलते हैं IFRS 13. और ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे. IFRS 13 हम बाद में पढ़ेंगे, फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे. लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, जब वो फ्यूचर में जब वो लेक्चर आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो अब उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे कंसिस्टेंटली उसकी फेयर वैल्यू को मेजर करना है. तो हो सकता है कि आज इसकी फेयर वैल्यू 10 मिलियन है इस एसेट की, 2002 में 12 मिलियन हो, क्योंकि मार्केट्स में सारी रेट्स बढ़ गई हैं प्रॉपर्टीज की, तो अब 12 मिलियन हो गई है. फिर थर्ड ईयर में 15 मिलियन हो गई, पर फोर्थ ईयर में हो सकता है कि मार्केट की वैल्यू गिर गई है, मार्केट में प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिर गई है, तो उसकी भी वैल्यू गिर के अब वो इनफैक्ट 9 मिलियन पे आ गई है. ठीक है, सो तो उसको क्या करना है? सबसे पहली चीज है कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड. दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, द फेयर वैल्यू, राइट, द गेन और द लॉस. ठीक है, द गेन और द लॉस, जो ये फेयर वैल्यू से उसको जो गेन या लॉस हो रहा है, दैट विल गो वेयर? दैट विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. तो मान लो 2001 से और 2002 में देखो यहां पे इसको क्या हुआ? 2 मिलियन का गेन हुआ. तो अब ये जो 2 मिलियन का गेन है ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. फिर 2002 के स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. फिर उसको वापस से 3 मिलियन का गेन हुआ, तो ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा. ठीक है, अब 15 मिलियन से 9 मिलियन हो गया, ये तो लॉस हो गया,
राइट ये तो लॉस हुआ, तो ये जो 6 मिलियन का लॉस है ये भी कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा. सो एनी गेन or loss will go where, will go to statement of P&L. It will not go to other comprehensive income. बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है कि जो रिवैल्यूएशन गेन होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन के सरप्लस की हेडिंग के अंदर आएगा, नहीं. राइट ये क्या है, दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर अपन फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो सब जो भी गेन या लॉस होता है on the fair value, that will go where, that will go to statement of P&L. It will not go to other comprehensive income. Okay, now third point is, so first point is एक तो fair value को consistently determine करो at each reporting period. Second point is the gain or the loss will go where, will go to the statement of P&L and not to the other comprehensive income. And third point is there will be no depreciation. There will be no depreciation. कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. ठीक है, अगर आप कॉस्ट मॉडल चूज कर रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन लगाइए जैसे आप लगाते आ रहे हैं. बट अगर आप जिस दिन आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए, खत्म, अब कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. ठीक है, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते थे तो वहां पर क्या होता था कि मान लो हमने रिवैल्यू कर लिया, एसेट को रिवैल्यू करने के बाद हम उसका नया डेप्रिसिएशन लगाते थे, निकालते थे बेस्ड ऑन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और द रिवाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू, राइट. और फिर हम नया डेप्रिसिएशन लगाते थे. लेकिन जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद से वहां पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. सो 3 मेजर पॉइंट्स हैं. ठीक है, चलो अब लेट्स रीड अबाउट देम क्विकली. So under the fair value model, the asset is revalued to fair value at the end of each year. The gain or loss is shown directly in the statement of P&L and not other comprehensive income. No depreciation is charged on the asset. Fair value IFRS 13 is normally established by reference to current prices on the active market for properties in the same location and condition. ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में. जब हम IFRS 13 पढ़ेंगे तो हम तब पढ़ लेंगे इसके बारे में. ठीक है, चलो let's do this question now. So the question says, okay, so the question says Celine, a manufacturing entity purchases a property for 1 million on 1 January for its investment potential. ठीक है, the land element, अब साफ साफ लिखा हुआ है investment potential. So इसका मतलब क्या है, ये investment property है. The land elements of the cost is believed to be 400,000 and the building element is expected to have a useful life of 50 years. At 31st December 2001, local property indices suggest that the fair value of the property has risen to $1.1 million. Okay. Show how the property would be presented in the financial statements as at 31st December 2001 if Celine adopts the cost model and the fair value model. So दोनों मॉडल के हिसाब से वो पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे दिखाएंगे. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट मॉडल. अच्छा, कॉस्ट मॉडल चालू करने से पहले चलो ठीक है, अब देखो लैंड और बिल्डिंग टोटल दोनों मिला के कितने का है, $1 मिलियन का. और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो लैंड है उसका कंपोनेंट कितना है इसमें, द लैंड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इज बिलीव टू बी $400,000. सो लैंड का कंपोनेंट कितना है, $400,000. और बिल्डिंग का कंपोनेंट कितना है इसमें, बिल्डिंग का कंपोनेंट है $600,000. ठीक है, सो ये तो हो गया. अब देखो डिप्रिसिएशन कभी भी लैंड पे नहीं लगता क्योंकि लैंड हमेशा अप्रिशिएट होती है वैल्यू में. ओके, अब बिल्डिंग पे लगेगा डिप्रिसिएशन. सो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन लगा देते हैं, निकाल लेते हैं कि पर एनम कितना डिप्रिसिएशन लगेगा. सो 600,000 उसकी वैल्यू है और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि 50 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है. राइट, सो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्विवेलेंट टू $12,000 पर एनम. तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, $12,000 पर एनम. ठीक है, अब इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे. सो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं. हम कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं तो कॉस्ट मॉडल में हमें उसकी फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि
कॉस्ट मॉडल में हमने चूज किया कि हम उसको कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, तो हमें उसका फेयर वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो फेयर वैल्यू में देखना पड़ेगा कि उसमें क्या गेन हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या लिखेंगे, सिंपल डेप्रिसिएशन ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना है 12,000। ओके, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट साइड पे कौन सी हेड में आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेड में आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सारे के सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, सारी प्रॉपर्टीज, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, सारे अलग अलग लाइंस में होंगे। एंड देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक अलग हेडिंग होगा। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन, एंड देन इसमें से हम लेस कर लेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, विच वाज 12,000। सो कितना हुआ 988,000, ये हो गया हमारा एसेट का वैल्यू। ठीक है, सो ये था कॉस्ट मॉडल। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब आ जाते हैं हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे। चलो अब देखो, अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल की बात करें तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या लॉस जो भी है, सो प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो उसकी वैल्यू कितनी है, इसने बोला यहाँ पे at 31st December 2001 local property indices suggest that the fair value of the property has risen to 1.1 million dollars, right? तो हम क्या करेंगे, सिंपल, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, लेस वॉट एवर द कॉस्ट वॉज। सो फेयर वैल्यू है इसकी 1.1 मिलियन और कॉस्ट कितनी थी 1 मिलियन, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ $100,000। सो नाउ दिस प्रॉफिट विल गो वेयर, दिस विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना होगा, इसको यहां पे हम लिखेंगे गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितना हुआ 100,000। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट साइड पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सिंपल क्या वैल्यू है इसकी 1.1 मिलियन हो गई। अब कितनी हो गई 1.1 मिलियन हो गई। सो बस फिनिश, खत्म, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर था। ओके, चलो मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर। क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम पीपीई टू आईपी। ठीक है, सो 2 केसेस है इसमें, इनफैक्ट 4 केसेस है, लेकिन पहला हम पढ़ रहे हैं, पहली चीज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कोई हमारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो पहले तो ऑपरेशंस में काम आती थी, पर अब हम उसको ऑपरेशंस में काम नहीं लेना चाहते और हम उसको ऐसे ही रखना चाहते हैं जस्ट टू गेन द कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एनी XYZ रीजन। तो इसमें हम पहले 2 केसेस पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रांसफर पढ़ रहे हैं हम टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसके हिसाब से होता है, IAS 16 के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसके हिसाब से है, IAS 40 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो पहली चीज, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रांसफर कर रहे हैं हम टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है हमने फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर रखा है, हमारी एंटिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे वो कर रही है, फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करती है। ठीक है, तो इस केस में जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। क्यों रिवैल्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करते हैं, इसीलिए तो हम ट्रांसफर करने से पहले जिस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। और जो भी गेन या लॉस आएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है इधर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस में, क्योंकि है तो वो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम उसको रिवैल्यू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है तो उसको रिवैल्यू कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी गेन या लॉस है वो कहां जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ठीक है, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और रिवैल्यू करने के बाद
वो क्या बन जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। और फिर हम जैसे बाकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करते हैं, उसको भी हम वैसे ही मेजर करेंगे विदाउट चार्जिंग एनी डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब हम फेयर वैल्यू पे करते हैं तो हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बाद रिवैल्यू कर लिया, रिवैल्यू से जो भी रिवैल्यूएशन के बाद जो भी गेन या लॉस आया वो कहां गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया। और इसके बाद हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि अब ये एक आईपी हो चुका है फ्रॉम पीपीई। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस है जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं टू आईपी, लेकिन आईपी को हम कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल नॉट बी रिवैल्यूइंग इट, डोंट रिवैल्यू, रिवैल्यू नहीं करना इस केस में। क्यों नहीं करना रिवैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, राइट, तो जरूरत ही नहीं है, तो हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। और इसकी जो भी कैरिंग वैल्यू होगी वी विल कंटिन्यू टू डिप्रिशिएट इट द वे वी वर डूइंग इट अर्लियर। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे तो वैसे भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी इसकी कैरिंग वैल्यू होगी उस दिन ट्रांसफर के डेट पे जो भी इसकी कैरिंग वैल्यू होगी, वी विल बी डिप्रिशिएटिंग इट बेस्ड ऑन द वे वी वर डूइंग इट अर्लियर। ठीक है, दैट्स इट। सो इस केस में कुछ नहीं होगा कॉस्ट मॉडल के केस में। ओके, बट फेयर वैल्यू का केस है तो यस, विल रिवैल्यू इट एंड एनी गेन और लॉस विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पोस्ट टू द ट्रांसफर नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो, सो ये तो था जब हम पीपीई को ट्रांसफर कर रहे हैं टू आईपी। ठीक है, यहां पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट भी बना दिया है। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से एग्जाम से पहले इसको अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ओके, एग्जाम हमेशा ही करना, बट एग्जाम से पहले, क्योंकि जस्ट टू बी क्विक आई वांट दिस टू बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, तो इसको टिप्स पे रखने के लिए इसलिए मैंने इसको बना के यहाँ पे पेस्ट किया है ताकि आपको आराम से समझ में आए। मैंने लिखा नहीं है, आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम फॉर दिस वन। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे हम जब हम आईपी को ट्रांसफर कर रहे हैं पीपीई में। हमारे पास एक लैंड पड़ी थी, ठीक है, एक बिल्डिंग पड़ी है, हम रेंटल्स कमा रहे हैं उसे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इसको तो हम यूज करते हैं, इस पे तो हम प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, रेंटल्स की जरूरत नहीं है, इसको तो हम प्लांट लगा लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा केस है ये जब ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम आईपी टू पीपीई। तो इस केस में क्या करेंगे, अब देखो इस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट केस है जब आईपी ट्रांसफर हो रहा है टू पीपीई। अब हमेशा हमें देखना है कि आईपी क्या मॉडल यूज कर रहा है, चाहे कोई सा भी केस हो, हमेशा ये देखेंगे कि आईपी का मॉडल क्या है, चाहे आईपी में ट्रांसफर हो रहा हो या चाहे आईपी से ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मॉडल क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है, और हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू पीपीई। ठीक है, अगर इन आईपी को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं और अब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू व्हाट, टू पीपीई, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिवैल्यू करेंगे। इसको पीपीई में से ट्रांसफर करने से पहले इसको रिवैल्यू करेंगे, फिर रिवैल्यू करने के बाद जो भी गेन और लॉस आएगा वो कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। क्यों वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं जा रहा, क्योंकि वो आईपी है। क्या है वो आईपी है, वो पीपीई नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो एनी गेन और लॉस विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर एक बार जब वो पीपीई में ट्रांसफर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, उसकी रिवैल्यूड वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। बट पीपीई में ट्रांसफर होने के बाद रिवैल्यूएशन तो लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। ओके, चाहे वो रिवैल्यूड वैल्यू पे लग रहा हो चाहे वो कॉस्ट पे लग रहा हो। ठीक है, बट क्योंकि हमने इसको रिवैल्यू कर लिया है तो इसकी रिवैल्यूड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा पीपीई में जाने के बाद। ओके, अब दूसरा केस है हम आईपी को ट्रांसफर कर रहे हैं पीपीई में। ठीक है, लेकिन आईपी में हम मॉडल यूज करते हैं कॉस्ट मॉडल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डोंट रिवैल्यू। फर्स्ट थिंग, नो रिवैल्यूएशन, डोंट रिवैल्यू। सिंपल, बस ये है कि जैसे उधर पहले डेप्रिशिएट हो रहा था पीपी में भी जाके वो वैसे ही डेप्रिशिएट होगा। ओके, पीपीई में भी जाके वो वैसा का वैसा ही डेप्रिशिएट होगा।
तो इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, इंपॉर्टेंट बात है, एक तो इसको ध्यान रखना है, जब पीपीई से ट्रांसफर हो रहा है आईपी में, और आईपी में यूज होता है फेयर वैल्यू, ठीक है, पीपीई से ट्रांसफर हो रहा है आईपी में यूज हो रहा है फेयर वैल्यू, तो पीपीई को रिवैल्यू कीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू कीजिए, जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस है उसको डालिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और आईपी में जाने के बाद कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब आईपी से ट्रांसफर हो रहा है, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, आईपी से ट्रांसफर हो रहा है पीपीई में, और आईपी में हम वापस से फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं। सो पीपीई में से पीपीई में जाने से पहले इस आईपी को क्या कीजिए, रिवैल्यू कीजिए, ठीक है, जो भी गेन या लॉस है उसको डालिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, और उसके बाद जो पीपीई में जाने के बाद डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है। प्लीज इन चार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, दोनों चार्ट्स को, ये रहा, ये वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज इनको, ठीक है। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन सेज काइल कंपनी परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सम इयर्स अगो एंड कैरीज इट अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है, आईपी है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी 2001 द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू इन काइल्स कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 12 मिलियन, ठीक है, कितनी थी इसकी वैल्यू, 12 मिलियन थी। ऑन 1 जुलाई 2001 काइल कंपनी डिसाइडेड टू मूव इनटू द प्रॉपर्टी, on 1 July 2001 Kyle company decided to move into the property and use it for its own business, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, at this date the asset had a fair value of 14 million and a remaining useful life of 14 years, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, वापस से पढ़ो, देखो, 1 जनवरी 2001 द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू इन काइल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 12 मिलियन, ठीक है। तो 1 जैन 2001 को तो इसकी क्या वैल्यू थी, 12 मिलियन थी। फिर ऑन 1 जुलाई 2001 काइल डिसाइडेड, तो कब हुआ, बीच में, साल के बीच में हुआ, क्योंकि इसका ईयर एंड तो क्या है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2001 है। तो ये कब हुआ, ये हुआ 1 जुलाई 2001 को। ट्रांसफर कब हुआ, 1 जुलाई 2001 को हुआ। काइल डिसाइडेड टू मूव इनटू द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर इट्स ओन यूज, तो अब वो उसको ट्रांसफर कर रहा है पीपीई को, ठीक है, पीपीई में उसको ट्रांसफर कर रहा है। और इस दिन पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 14 मिलियन, और रिमेनिंग लाइफ कितनी बोल रहा है, रिमेनिंग लाइफ थी 14 इयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन काइल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है कहां पे, पीपीई में ट्रांसफर हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम किस पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर वाली डेट पे इसको रिवैल्यू करेंगे, और जो भी गेन या लॉस होगा वो कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा। सो इसको अगर हम रिवैल्यू करें तो देखो 12 मिलियन से 14 मिलियन हुई, तो इसका मतलब गेन हुआ कितने का, 2 मिलियन का, $2 मिलियन का गेन हुआ, ये कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा। तो डाल दो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लिखोगे आपका गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना है, 2 मिलियन, डाल दो 2 मिलियन। अब क्योंकि पीपीई में आ गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिवैल्यूड वैल्यू पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो करो डेप्रिसिएशन, लगाओ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन निकालो सबसे पहले, कितना होगा, अब देखो उसकी वैल्यू कितनी है, 14 मिलियन है, ठीक है, और रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, 14 ईयर्स है। अब 14 ईयर्स उसके रिमेनिंग है, ठीक है, तो उसका पर एनम डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 मिलियन पर एनम। लेकिन अभी तो हमारा क्या है, बीच में ट्रांसफर हुआ, तो हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अभी तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 1 मिलियन पर एनम का है, तो 6 महीने का कितना होगा, 500,000, तो 500,000 का हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये पीपीई है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई कितना, 500,000, ठीक है। अब ऑल्दो इसने हमसे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पूछा है, लेकिन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लेते हैं।
अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से हेड में आएगा, ये पीपीई में आएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो क्या होगा, वहां से 12 मिलियन कम हो गया होगा, राइट, और ये कहाँ हो गया होगा, पीपीई में आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे 14 मिलियन लेस accumulated depreciation which is how much 500,000, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 13,500, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, चलो नाउ वी जस्ट हैव क्वेश्चंस, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट। ये अभी रीडिंग टेक्स्ट के ही क्वेश्चंस हैं, अभी हमने एग्जाम किट के क्वेश्चन शुरू नहीं किए, बट दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू IAS 16, इन्वेस्टमेंट, देन द बोरिंग कॉस्ट भी है, बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ग्रांट के क्वेश्चंस भी हैं, एंड देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी क्वेश्चंस है। चलो सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एन एंटिटी परचेज द प्रॉपर्टी 15 years ago, ठीक है, at a cost of $100,000 and have been depreciating it at a rate of 2% per annum. Okay. On the straight line basis, the entity have had the property professionally revalued at $500,000, ठीक है। सो इसकी रिवैल्यूड वैल्यू बता रही है हमको। What is the revaluation surplus that will be recorded in the financial statements in respect of this property, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन डेट पे, रिवैल्यूएशन अगर हम क्योंकि है तो ये पीपीई, ओके, पीपीई है ये। अब रिवैल्यूएशन डेट पे हमें क्या निकालना है, कैरिंग वैल्यू निकालनी है एसेट की। तो कैरिंग वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो कॉस्ट हमारे पास है, हाँ है, कितनी, $100,000। अब क्वेश्चन ने बोला है कि उसको डेप्रिशिएट किया गया एवरी ईयर 2% पर एनम से, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक साल का कितना होगा, एक साल का होगा 100,000, उसका 2% विच इज 2,000 पर एनम, 2,000 पर एनम। अब 15 साल तक उसने बोला कि 15 years अगो उसने परचेज करी, और 15 साल तक, 15 साल उसने उसको डेप्रिशिएट किया होगा, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 15 years, राइट। सो विच विल बी हाउ मच, 2,000 into 15 years, मतलब 30,000। सो कितना 30 हुआ, 2,000 into 15, 30,000, विच विल बी 70,000। सो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई, 70,000। अब मुझे क्या निकालना है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस कैसे निकलता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्वल्स टू रिवैल्यूड वैल्यू लेस कैरिंग वैल्यू। सो रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, रिवैल्यूड वैल्यू है $500,000 और कैरिंग वैल्यू कितनी है 70,000। इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, $430,000, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलो मूविंग फर्दर, ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन सेज, ओके, अब देखो क्वेश्चन बोलता है an entity owns 2 buildings A and B which are currently recorded in the books at carrying amount $170,000 and $330,000। दोनों की carrying value हमको दे रखी है respectively। both buildings have recently been valued as follows। building A की, so ये इसकी building A की revalued value है और ये building B की revalued value है, okay। The entity currently has a balance on the revaluation surplus of 50,000 which arose when building A was revalued several years ago। So ये 50,000 जो है ये related to building A है, ठीक है, उसका पहले का revaluation surplus है, okay। Several years ago building B has not previously been revalued और building B को अभी तक revalue नहीं किया है। What double entry will be needed to be made to record the revaluations of building A and building B। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की revaluations की अलग अलग एंट्री बनाएंगे, अलग अलग एंट्री बना के हम उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप एक साथ बनाओगे तो आपसे होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों की बिल्डिंग ए की रिवैल्यूएशन की और बिल्डिंग बी की रिवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रीज बनाएंगे एंड देन विल ट्राई टू मर्ज इट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो बिल्डिंग ए की अगर मैं बात करूं तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू है $170,000 और बिल्डिंग ए की रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है $400,000। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ है, इसको 400 में से 170 माइनस करो तो $230,000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट होगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी 230,000 से, राइट। और क्रेडिट क्या होगा,
रिवैल्यूएशन सरप्लस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा $230,000। सो ये एंट्री पास होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैरिंग वैल्यू है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट नहीं है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, कैरिंग वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा हमको। ओके, सो ये होगी बिल्डिंग ए से रिलेटेड एंट्री। अब आ जाते हैं बिल्डिंग बी की। बिल्डिंग बी में कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू है 330 और उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है 250। अच्छा, तो कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिवैल्यूड वैल्यू से, विच मीन्स देयर इज अ लॉस। सो 30 एंड 50 कितना लॉस हुआ, 80,000 का लॉस हुआ है। तो 80,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब उसकी नॉन करंट एसेट की वैल्यू 80,000 से कम करनी पड़ेगी। और जब रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो वो डायरेक्टली कहां जाता है, अगर पीपीई में रिवैल्यूएशन गेन होता है तो वो जाता है कहां पर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और रिवैल्यूएशन लॉस होता है, रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या उस बिल्डिंग के अगेंस्ट में पहले से कोई रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है। तो सबसे पहले उस लॉस को उस गेन के अगेंस्ट में कॉम्पनसेट किया जाता है। अगर गेन नहीं है then it will directly go where, it will go to statement of P&L, the loss will go to statement of P&L। बिल्डिंग बी में कोई पहले से रिवैल्यूएशन गेन नहीं है, बिल्डिंग ए में है गेन और अभी भी गेन ही हुआ है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग बी में फर्स्ट टाइम इसको क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बी को फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया जा रहा है और लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये लॉस कहां जाएगा, ये लॉस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है वो होगा डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस से, कितना 80,000। और जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो कम करनी पड़ेगी। सो जब हम वैल्यू बिल्डिंग की कम कर रहे हैं तो हम नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, सो उसको क्रेडिट करेंगे तो वो कितना आएगा 80,000। ये हो गई एंट्री। अब इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करने की कोशिश करो। अब देखो इसमें स्टेटमेंट ऑफ इस वाली में और इस वाली में कॉमन क्या है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, नॉन करंट एसेट एलिमेंट कॉमन है। सो मतलब देखो नॉन करंट एसेट एलिमेंट कॉमन है एनसीए, तो एनसीए डेबिट कितना है, एनसीए डेबिट है हमारे पास 230, ठीक है, और एनसीए क्रेडिट है हमारे पास कितना 80। तो इसका मतलब अभी हमारे पास डेबिट पड़ा है कितने का 150 का, राइट। सो क्या मैं एनसीए डेबिट लिख दूं 150 से, लिख दो। सो लिखो डेबिट एनसीए नॉन करंट एसेट 150। सो अब क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं एंट्रीज को, सो ये वाला पोर्शन यूज हो गया, ये वाला पोर्शन यूज हो गया। अब देखो डेबिट पड़ा है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000 से, तो लिख दो स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000। और फिर हमारे पास क्रेडिट पड़ा है OCI 230,000, तो लिख दो 230,000। सो क्रेडिट पड़ा है हमारे पास OCI 230,000। तो देखो मर्ज हो गई दोनों एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल है, यस 150 प्लस 80 इक्वल्स टू 230। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई मर्ज। अब देखो क्या हमारे पास कोई एंट्री है ऐसी, डेबिट हो रहा है एनसीए, ठीक है, डेबिट हो रहा है एनसीए, डेबिट हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, डेबिट हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, यस, क्रेडिट हो रहा है OCI, क्रेडिट हो रहा है OCI। अब देखो अमाउंट चेक कर लो 150 80 230, 150 80 230। देखो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमने देखा और वही हुआ है, देखो हमने भी यही एंट्री बनाई है। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर F3 ढंग से पढ़ा होगा तो एंट्रीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर F3 आपने ढंग से नहीं किया है तो फिर हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम होए, ठीक है। तो अब लेकिन मैं आपको डेबिट क्रेडिट तो नहीं, इस स्टेज पे आके मैं आपको डेबिट क्रेडिट करना नहीं सिखा सकती, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन सेज on 1st April 2080, Slow and Steady Company held non-current asset that cost $312,000, okay, and had accumulated depreciation of 66,000 at this date, okay। accumulated depreciation था इस पे 66,000 का accumulated depreciation था during the year ended 31st March 2001, okay। Slow and Steady Company disposed of non-current asset which had originally cost 28,000 and had a carrying amount of
112,000 कॉस्ट इसकी ये थी, कैरिंग अमाउंट इसका ये है, हमें इसका डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, जो एसेट को डिस्पोज ऑफ किया उसका डेप्रिसिएशन हमें नहीं दे रखा, ठीक है। स्लो एंड स्टीडी कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 40% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस with no depreciation charged in the year of disposal. What is the depreciation charged to the statement of P&L for the year ended 31st March 2001? ठीक है, चलो let's do the question. तो अब देखो 1st April 2002 को 1st April 2002 को इसके पास एसेट जो थी उसकी कॉस्ट क्या थी? उसकी कॉस्ट थी जो इसके पास अवेलेबल थी, जो इसकी ब्रॉट फॉरवर्ड एसेट थी, उसकी क्या कॉस्ट थी? उसकी कॉस्ट थी 312,000 और उस पे डेप्रिसिएशन क्या था? उस पे डेप्रिसिएशन था 66,000। फिर इसने एक एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, एक एसेट को डिस्पोजल किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 28,000, ठीक है। उस पे डेप्रिसिएशन कितना है? उस पे डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सो कैरिंग वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सो कैरिंग वैल्यू है 112,000 और कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 28, डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, सो निकालो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 28,000 में से माइनस कर लेती हूँ 11,200 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 16,1800। तो ये जो एसेट इसने डिस्पोज ऑफ करी, इस पे डेप्रिसिएशन कितना था? 16,800, ठीक है। अब तो इसके पास रिमेनिंग एसेट कितनी है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ऑल्दो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है, कब डिस्पोज ऑफ कर रहा है? ईयर एंड पे 31st मार्च 2001। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि जिस साल में वो डेप्रिशिएट करता है उस साल में, सॉरी जिस साल में वो डिस्पोज ऑफ करता है उस साल वो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाता। सो इस एसेट पे भी वो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, ये वाले एसेट पे, तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, सो अब इसकी रिमेनिंग एसेट जो है इसकी वैल्यू कितनी है? सो 312 में से माइनस करती हूँ 28,000, सो इसकी रिमेनिंग एसेट है 284 और इस रिमेनिंग एसेट पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 66,000 में से माइनस करूंगी 16,800, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 284,000 में से मैं माइनस करूंगी 49,200, कितना आएगा? ये आएगा 234,800 और इस पे लगाऊंगी डेप्रिसिएशन 44% का, विच इज 103। ये है सॉरी 44% नहीं है, इट्स 40%, आई एम सो सॉरी, 40% का डेप्रिसिएशन। $93,920, सो ये डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 93,920। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो मूविंग फर्दर, अब क्वेश्चन बोलता है अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय हिज ओन स्टाफ। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। Which two of the following expenses incurred by the building contractor cannot be included as a part of the cost of the office building? ठीक है, सो क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? Interest incurred on a specific loan taken out to pay for the construction of the new office, ये तो borrowing cost है, ये तो बिल्कुल इंक्लूड होगी उस एसेट की कॉस्ट में, उस बिल्डिंग की कॉस्ट में। सो ए तो आंसर नहीं है। डायरेक्ट बिल्डिंग लेबर कॉस्ट, ये भी इंक्लूड होगी क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये बिल्डिंग को बनाने में लगी, ये भी इंक्लूड होगी। अ प्रपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन दी ऑफिस बिल्डिंग साइट, भाई इसने प्लांट एंड मशीनरी को हायर किया, खरीदा नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी को हायर किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया होगा उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो तो बिल्डिंग को बनाने में लगी है, सो डी भी लगेगा। एडिशनल डिजाइन वर्क कॉस्ट बाय इनिशियल डिजाइन एरर्स, दिस इज व्हाट, ये मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस किया था, ये है अबनॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि एरर की है आपने, राइट? एरर करने के कारण ये एडिशनल आपने डिजाइन वर्क किया, उस पे आपने पैसे दिए, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे।
ये उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज एबनॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस. डिलीवरी कॉस्ट इन गेटिंग रॉ मटेरियल ऑन साइट, ये भी लगेगी, ये तो डिलीवरी कॉस्ट है. ओके, सो आंसर इज व्हाट, सी एंड ई. ओके, now the question says the purpose of depreciation is to allocate the cost less residual value on a systematic basis over the asset's useful economic life. Yes, यही तो होता है purpose of depreciation. और क्या होता है? Write the asset down to its realizable value each period. No. Accumulate a fund for asset replacement. No. Recognize that asset lose value over time. No. A ही इसका correct answer है. ठीक है, चलो. Moving further, the question says, okay, question बोलता है an entity uses funds from its general borrowings to build a new production facility. Details of the entity's borrowings are shown as below. 10 million 6% लोन पे है, 6 million लोन पे 8% का लोन है. Okay, so 10 million 6% लोन है, 6 million 8% लोन है. The entity used 12 million of these funds to construct the facility. इस 16 million में से इसने 12 million यूज किए. ठीक है, which was under construction for the entire year. Okay, how much interest should be capitalized as part of the cost of the asset? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे weighted average cost निकालेंगे, weighted average rate निकालेंगे, बेसिकली weighted average rate निकालेंगे, जो कैसे निकलेगी, जो निकलेगी 10 million का 6% 06 प्लस 6 million का 8% डिवाइड बाय 10 प्लस 6 हाउ मच, 16 million. तो ये आएगा हमारा, ये आएगा 6.75%. अब 12 मिलियन पे, क्योंकि इसने बोला कि एंटायर ईयर काम किया है तो पूरे 12 महीने, ठीक है, पूरे 12 महीने. सो 12 मिलियन पे हम ये रेट लगा लेंगे 0.0675 और पूरा 12 महीने पे लगेगा, तो 12/12 कर लो. तो यहां मत भी करो, नहीं भी करो तो चलेगा. सो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 810000. सो ये है आपकी बोरोइंग कॉस्ट और ये होगी कैपिटलाइज. ठीक है, कितनी है, $810000. सो दिस इज द आंसर. चलो, मूविंग फर्दर, द क्वेश्चन सेज, ओके, so now this question says on 1st January 2001 Sly received $2 million from the local government on the condition that they employ at least 100 staff each year for the next 4 years. ठीक है, on this date it was virtually certain that Sly would meet these requirements 1st January 2001 को. However, on 1st January 2002 एक साल बाद, due to an economic downturn and reduced consumer demand, Sly no longer needed to employ 100 staff. The conditions of the grant required full repayment. अब इसको पूरा का पूरा repayment करना पड़ेगा. What should be recorded in the financial statements? Question बोल रहा है कि क्या करें. अब देखो, इसको क्या दिए, 2 मिलियन दिए. 2 मिलियन दिए कितने टाइम के लिए दिए, 4 साल के लिए दिए. 2 मिलियन दिए कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए. इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में, स्टेटमेंट मतलब, अच्छा, इसमें से 2 मिलियन में से 1 साल का कितना होगा. सो 2 मिलियन डिवाइड बाय 4, मतलब 1 साल का ग्रांट कितना था, 500,000. 1 साल का ग्रांट कितना था, 500,000. इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में पहले साल, फर्स्ट ईयर पे 31 दिसंबर 2001 को इसने 500,000 तो डाल लिया, ग्रांट का यूज कर लिया. क्रेडिट साइड पे मान लेते हैं, क्रेडिट साइड पे ले लेती है स्टेटमेंट ऑफ P&L के कितने, 500,000. और बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी साइड में डेफर्ड इनकम में पड़ा होगा कितना, 1.5 मिलियन. ठीक है, वो तो डेफर्ड इनकम है, वो तो इवेंचुअली अगर वो कंडीशन को मेंटेन करके रखती तो वो इवेंचुअली रिलीज कर लेती उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में. ठीक है, पर क्योंकि उसने कंडीशन को नहीं किया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिपेमेंट करना है. अब पूरा का पूरा रिपेमेंट वो कैसे करेगी, तो अब यहाँ पे उसने क्रेडिट डाला था, ठीक है, तो इसकी अगेंस्ट में उसको 500,000 का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, लॉस डालना पड़ेगा 500,000 का. ये गेन था ना, इसका ग्रांट का गेन था, अब इसको लॉस डालना पड़ेगा उसका. ठीक है, और इसको अपनी डेफर्ड इनकम को 1.5 मिलियन से कम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसको पूरा का पूरा वापस करना है.
राइट. सो इस डेफर्ड इनकम को उसको कम करना पड़ेगा. ओके. So what should be recorded in the financial statement? Reduce deferred income 1.5 million. एक ही पॉइंट कवर कर रहा है, दोनों पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा. Reduce deferred income by 1.5 million and recognize a loss in the financial statements of 500,000. Yes, ये. Reduce deferred income by 2 million. नहीं, क्योंकि 500 million already P&L में रिलीज हो चुकी है. Okay, 500,000 sorry. Reduce deferred income by 2 million and recognize a gain. तो बिल्कुल ही गलत है. So B is the correct option over here. चलो. Moving further, the question says an entity purchased an investment property on 1 January 2003 for a cost of 3.5 million. ठीक है. The property had an estimated useful life of 50 years with no residual value. ठीक है. 50 years पे थी और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं थी. एंड एट 31st December 2005 okay had a fair value of 4.2 million. On 1st January 2006 the property was sold for net proceeds of 4 million. Calculate the profit or loss on disposal under both the cost and the fair value model. अब देखो ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है. चलो अब हम कॉस्ट मॉडल से पहले करेंगे और फिर हम करेंगे फेयर वैल्यू मॉडल पे. सो कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो उसकी क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू चाहिए. कैरिंग वैल्यू कब चाहिए, 31st December 2005 को उसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए. तो एक तो पहले ये देखते हैं कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा. डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3.5 मिलियन की इसकी कॉस्ट थी और 50 इयर्स इसकी रेसिडुअल वैल्यू थी. तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 70,000 पर एनम. अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसने इसको डिस्पोज ऑफ किया है 1 जनवरी 2006 को डिस्पोज ऑफ किया है. तो हमें 1 जनवरी 2006 पे इसकी क्या चाहिए, 1 जनवरी मुझे इसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए. तो कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अब देखो 2003 में खरीदा था तो 2003 का डेप्रिसिएशन, 2004 का डेप्रिसिएशन और 2005 का डेप्रिसिएशन, 3 साल का डेप्रिसिएशन है. सो 70,000 इंटू 3 इयर्स कितना हुआ, 210,000 हो गया डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो कॉस्ट कितनी है, 3.5 मिलियन लेस 210,000. ठीक है. कितना हुआ, ये हो गया इसकी कैरिंग वैल्यू 3,290,000. अब देखो इसको बेचा कितने में, डिस्पोजल है इसके नेट प्रोसीड्स 4 मिलियन. ओके. सो प्रॉफिट कितना होगा इसको, प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्विवेलेंट टू सेल्स प्रोसीड विच इज हाउ मच, 4 मिलियन लेस 3,290,000. तो कितना हुआ ये होगा ओके 1 सेकेंड, 3,290,000. ये आ रहा है $710,000. $710,000 क्या है, इसको प्रॉफिट हुआ है एज पर द कॉस्ट मॉडल. ठीक है. अब देखो 710,000 आ रहा है क्या, हाँ मिलियन की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे ए में दे रखा है और एक बी में डी में दे रखा है. बट अभी हमको फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से भी निकालना है. अब फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होगा, फेयर वैल्यू मॉडल में सिंपल देखो, सिंपल आपको ये देखना है कि उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है. सो 31st December 2005 पे उसकी रिवैल्यूड वैल्यू है $4.2 मिलियन. ठीक है. और उसकी सेल प्रोसीड्स कितनी है, उसकी सेल प्रोसीड्स है 4 मिलियन. यहाँ पे सेल प्रोसीड्स कम है देन द रिवैल्यूड वैल्यू या फिर कैरिंग वैल्यू. राइट. ये उसकी कैरिंग वैल्यू हुई, जो फेयर वैल्यू होगी ना, जो फेयर वैल्यू है 31st December 2005 को, वही उसकी कैरिंग वैल्यू है. ठीक है. सो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको लॉस हो गया 0.2 मिलियन का. क्या होगा, 0.2 मिलियन का लॉस हो गया. तो देखो कौन सा ऑप्शन है. सो ए और डी बोला था मैंने, तो ए ठीक है एंड देन ये रहा, यहाँ पे आ गया 0.2 मिलियन का लॉस. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. चलो मूविंग फर्दर. ओके. Now the question says an investment property with a useful life of 10 years was purchased by Akron on 1st January 2009 for $200,000. By 31st December 2009, the fair value of the property had risen to $300,000. ठीक है. एक साल के अंदर 200 से 300 में हो गई. Akron measures its investment properties under the fair value model. ठीक है.
So what value would go through the statement of P&L in the year? Gain 100,000, depreciation 30,000? नहीं, क्योंकि वो फेयर वैल्यू मॉडल पे ही लेता है हमेशा उसको, तो उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. गेन $0 एंड डेप्रिसिएशन 30, नो. सिंपल गेन होएगा उसको कितना, 300,000 माइनस $200,000. सो कितना गेन होएगा, गेन होएगा उसको $100,000 का. कितना का गेन होएगा, $100,000 का गेन होएगा, एंड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होगा. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, गेन हो गया 100,000 एंड डेप्रिसिएशन 0. चलो मूविंग फर्दर. अब क्वेश्चन बोलता है विद रिगार्ड टू बोरोइंग कॉस्ट relating to specific borrowings used for the construction of a qualifying asset, match the description to the correct accounting treatment in the table below. Okay, so ये borrowing cost से related है. Interest earned on the investment of surplus borrowings before the construction period begins. अब देखो, interest earned on the investment of surplus borrowing, आपने borrow किया 10 मिलियन, ठीक है, बैंक से लिया, 2 मिलियन एक्स्ट्रा पड़े थे और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर द कंस्ट्रक्शन पीरियड बिगिंस, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, उसको हम इन्वेस्टमेंट इनकम, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में वो इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह ट्रीट होएगा. वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा वो, ठीक है, वो कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह जाएगा. ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने किया है. इंटरेस्ट इनकर्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड हैज एंडेड. इनकर्ड, इनकर्ड मतलब खर्चा करना, अर्न मतलब आना और इनकर करना मतलब खर्चा होना. सो इंटरेस्ट हमने इनकर किया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड हैज एंडेड, कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद. वो कहां जाएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में फाइनेंस कॉस्ट की तरह जाएगा. ठीक है, अगर बोरोइंग जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर अगर इनकर किया होता या अर्न किया होता तो वो बोरोइंग कॉस्ट की तरह इंक्लूड होता नॉन करंट की एसेट में. इंटरेस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, यस, ये होएगा, इंक्लूड होगा इन कैलकुलेशन ऑफ नॉन करंट एसेट. इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस बोरोइंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग, यस, ये माइनस हो जाएगा. जो इंटरेस्ट इनकर किया है उसमें से इंटरेस्ट अर्न्ड माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो नेट बोरोइंग कॉस्ट आएगा. ठीक है, सो ये आएगा इधर. सो आई होप आपको ये क्लियर था. अब हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया. मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको बेसिकली चार स्टैंडर्ड्स कराए. एक तो था IAS 16, राइट, देन हमने किया IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, देन हमने किया IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, और फिर आज हमने कवर किया IAS 40 विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो अब इन चारों को प्लीज इनके रूल्स को अच्छे से कीजिएगा. एक तो मेजरमेंट अच्छे से करना है और दूसरा रिकॉग्निशन अच्छे से करना है. ठीक है, रिकॉग्निशन और डेफिनेशन एंड देन द मेजरमेंट, ये चारों के अच्छे से करना है. सारे के सारे रूल्स जो हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स टिप्स पे होंगे तो आप अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. अगर टिप्स पे है चीजें तो ऑटोमेटिकली पेपर सॉल्व करते टाइम स्पीड बन जाती है. बट अगर चीजें टिप्स पे ही नहीं है, याद ही नहीं है किसका क्या, किसको कैसे करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा. ओके, सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड.